सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन, या वॉचिंग डिबेट विद नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, कल से जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो मनाजिर हम देख रहे हैं वो इंतहाई तकलीफदेह है और इंतहाई परेशान कुन भी हैं। इतनी बड़ी पैमाने पर तबाही जो खैबर पख्तूनख्वा में हुई, और ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा, उसके बाद आप गिलगित बल्तिस्तान देख लीजिए, कश्मीर देख लीजिए। बड़ी तादाद में जो फिगर्स हमारे सामने आ रहे हैं वो अपनी जगह है। इमदादी कार्रवाइयाँ वहाँ पर जारी हैं। लाइफ स्टॉक की बड़ी तबाही हुई है, लोगों के जानो माल की जो नुकसान हुआ है वो अपनी जगह हुआ है। गवर्नमेंट भी अपनी तय कोशिश डेफिनेटली कर रही है, और उसके साथ साथ जो मुख्तलिफ NGOs हैं वो कर रहे हैं। PDM भी अपना काम कर रही है, 1122 अपना काम कर रही है, जो रेस्क्यू सर्विस है। NDMA को भी इन्वॉल्व किया गया है। उसके अलावा हमने कल देखा जो कि एक बड़ा अच्छा जेस्टर उसको माना जा रहा है, मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो कि पंजाब की चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने तमाम तरह जो भी सियासी इख्तिलाफात चीज़ें उनको पसे पुश्त रख कर CM KP को टेलीफोन किया और उनसे पूरे यकीन दहानी का बताया उनको कि कोई भी अगर ज़रूरत होगी या ताउन की यकीन दहानी कराई। मैं मुख्तसरन आपको बताती चलूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में जो तूफ़ानी बारिशें और जो सैलाबी रैली की जो अब तक तबाहकारियाँ हुई हैं, इसमें जो NDMA ने जो फिगर जारी किए हैं उसके हिसाब से तूफ़ानी बारिश और सैलाबी रैली में बह जाने वाले अब तक 307 अफराद की अमवात हो चुकी हैं, जबकि 23 ज़ख्मी हुए हैं। बुनेर में 184, शांगला में 36, मानसेरा में 23, सवात में 22, बाजोड़ में 21, बटग्राम में 15 और दीर में 5 अमवात हुई हैं। जाबक अफराद में 279 मर्द, 15 ख़वातीन और 13 बच्चे शामिल हैं। सैलाब से सबसे ज़्यादा मुतासिर ज़िला बुनीर हुआ, जिसमें अब तक 184 अफराद जाबक हुए और अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक 74 घरों को नुकसान पहुंचा है। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है एडवाइज़र फाइनेंस एंड इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेटर टू सी मुज़म्मिल असलम साहब ने। अस्सलाम वालेकुम मुज़म्मिल असलम साहब, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप नादिया? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। और ज़ाहिर है आप इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की जो सूरत हाल है, और आप इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप लोगों ने दिन रात एक किए होंगे, लेकिन जितनी बड़ी तबाही है उतने उस हद तक वसाइल मुयस्सर हैं खैबर पख्तूनख्वा में? देखें जी, सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं सारों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो जो है तमाम सूबाई हुकूमतें हों, वफाकी हुकूमत हो और पाक फ़ौज हो। सब ने जो है यक ज़बान होकर जो कल खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरीके से सैलाब आए और जो एक आफत आई, उस पे जो है इज़हार यकजहती का इज़हार किया। दूसरी तरफ ये कि अल्हम्दुलिल्लाह खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है माजी की तरह, मतलब जो वसाइल जो है, वैसे तो वसाइल दुनिया जहाँ में कोई भी बड़े से बड़ा अमीर मुल्क भी ये नहीं कह सकता कि उसके पास वसाइल बहुत है, लेकिन काफ़ी बेहतर वसाइल होने की वजह से हमें किसी का इंतज़ार नहीं करना पड़ा और हमने जो है फौरी तौर पे जो है उसका डैमेज मैनेजमेंट कह लें, रिहेबिलिटेशन कह लें, रिलीफ वर्क शुरू कर दिया था। और आपने बिल्कुल एक्यूरेट नंबर दिया, 307 के करीब जो है लोग जो है, अब तक जो रिपोर्टेड नंबर है ये बढ़ेगा। अभी तो जो है ये आया है, रिपोर्टेड नंबर है कि लोगों की शहादतें हुई हैं और ज़ख्मी भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि 4,000-4,500 से ज़्यादा लोगों को जो है रेस्क्यू भी किया जा चुका है अब तक। और आज हमने जो है 3 अरब रुपए जारी किए हैं। अभी आपसे थोड़ी देर पहले जब मैं फ़ोन पे बात कर रहा था, तो क्योंकि दूर दराज के छोटे इलाके भी हैं, पहाड़ी इलाके भी हैं, जहाँ से अभी इंफॉर्मेशन आ रही हैं, खबरें आ रही हैं, क्योंकि छोटे छोटे गांव होते हैं, बहुत पहाड़ी इलाके हैं, आपको पता है, ऊंचे पहाड़ी इलाके तो उसके लिए भी हमने उसके लिए भी हमने जो है रकम जारी कर दी है। हर छोटे इलाके जहाँ पे जो है कहीं सड़क का मसला है, कहीं पे कुछ है, तो उसके लिए भी अभी इस वक्त जो है
मैंने एकामात अपने खजाना के सेक्रेटरी को जारी किए थे। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग है ना, जो आप कह रहे हैं सड़कें बन जाएंगी, ये चीजें बन जाएंगी, जो फौरी तौर पे जरूरत है जिनके ये लॉन्ग टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म नहीं, ये इमीडिएट शॉर्ट टर्म, जहाँ सड़कें पत्थर गिर के सड़कें जो है बंद हो गई हैं, जो ब्लॉक हो गई हैं, जहाँ पुल टूट गया है फौरी तौर पे, ये इमीडिएट बहाली के लिए। और जहाँ पे कंपनसेशन देने की फौरी जरूरत है, जिनके घर बह गए हैं, जिनके पास न खाने को कुछ है न पहनने को कुछ है, तो उनको ये इमीडिएट जो जिसे कहते हैं उसका रिलीफ है। जो बाकी असेसमेंट्स होंगी फिर इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि पहली दफ़ा ऐसा होगा कि एक एक जिसका जो है नुकसान हुआ है उसको जो है हम उसके घर जाके उसकी उसी तरीके से बहाल करेंगे जैसे वो इस सैलाब से पहले था। तो इससे मुराद आपकी मैं ये लूँ कि जिनके घर तबाह हुए हैं उनके घर हुकूमत नए बनवा के देगी, जिनके लाइफ स्टॉक यानी उनके जो जानवर हैं, ज़ाहिर बड़ा इंहिसार होता है उन पे, अगर वो आपके पास कोई फिगर आए तो वो भी आप उनको रीस्टॉक करके देंगे, प्लस जो फसलें भी तबाह हुई हैं वो कंपनसेट किस तरह होगा? जी जी बिल्कुल होगा, सारा कुछ होगा, और आप फिक्र ना करें, मकान भी बना के देंगे, जिसके नुकसान हुए उसके असेसमेंट भी करेंगे और सारा कुछ करेंगे। मैंने आपको अभी एक बात बोली कि इस दफ़ा हम इंतज़ार नहीं करेंगे कि जी यहाँ से इमदाद आए या वहाँ से इमदाद आए, जो करना चाहेगा खुशी से करे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत खुद इस काबिल है कि वो अपने लोगों की जो है लुक आफ्टर कर सकती है, और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख लें, कल से आपके सामने प्रोग्रेस, अगर आप सोशल मीडिया देख लें, मुझे नहीं पता मेन स्ट्रीम मीडिया कितना उसको कवर कर रहा है क्योंकि मुझे मौका नहीं मिला देखने का, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है हेल्थ सर्विसेज भी पहुंचाना शुरू कर दी हैं, और जो है टेम्परेरी रेजिडेंशियल एरियाज भी शुरू कर दिए हैं। राशन कहीं पे आप ये नहीं कह सकते कि खाना नहीं है, वहाँ पे खाना भी पहुँचा दिया गया है, और इंशाल्लाह ताला नुकसान का भी इजाला करेंगे। बहुत अच्छी बात है। जिस तरह से आपने सबका वैसे तो स्टार्टिंग में शुक्रिया अदा किया, लेकिन एक बड़ा अच्छा जेस्टर उन्होंने देखा मरियम नवाज शरीफ साहिबा का। पॉलिटिकली आप लोगों को पता है कि बड़े मसले चलते रहते हैं, लेकिन उसको पसे पुश डालकर अली अमीन गंडापुर साहब से डायरेक्टली रब्ता करना, तब उनकी यकीन दहानी दिलाना, कैसा देखते हैं आप इस जेस्टर को? देखिए, मैं अभी इस पे फिलहाल तो मैंने आपके सामने सबका शुक्रिया अदा कर दिया, ठीक है, बाकी तो बातों से आगे जब अमली तौर पे चीजें आएंगी तो एक दफा फिर शुक्रिया अदा कर देंगे। अच्छा चले, बिल्कुल ठीक है। अब एक और मसला है, वो ये है कि ठीक है, एक तो ये एपिसोड हो गई, इतनी बड़ी तबाही हो गई, अब इससे आप लोग निपटे के भी, और आप लोग कह रहे हैं कि आपको किसी इमदाद की भी ज़रूरत नहीं है, आप लोग जो है वो ख़ुद अपने तय ये सारी चीज़ें कर लेंगे। लेकिन अभी जब हमारी इन्वायरमेंटलिस्ट से और इनसे जब बात होती है ना, मुज़म्मिल असलम साहब, चूँकि आप खैबर पख्तूनख्वा में ज़ाहिर आप बैठे हैं, तो वो ये कहते हैं कि ये तो एक क्लाउड बस्ट हुआ अपनी जगह है, उसके नतीजे में जो सैलाब आया वो अपनी जगह है, लेकिन जो तबाहकारियाँ हुई उसकी दो तीन वजूहत हैं। एक तो ये कि टिम्बर माफिया का फैलाव, दरख्तों की जालिमाना तरीके से कटाई, प्लस जो इंक्रोचमेंट यानी जो दरियाओं के रास्ते हैं वहाँ पर लोगों ने अपने घर बना लिए हैं। स्वात में भी हमने देखा, जो आपको याद होगा कि वो होटल जो है वो बहुत आगे तक चले गए थे। इनकी प्लानिंग पर एक बड़ा सॉलिड किस्म की काम करने की ज़रूरत है। ये कोई आप लोगों की प्रायोरिटी में या स्ट्रैटेजी का हिस्सा है? देखिए, सबसे पहले तो नादिया, हम एक तरफ कहते हैं कि हम बड़े परेशान हैं और ये मामला है, ये जो बातें हैं, ये बातें पहले एक दफ़ा रिलीफ वर्क हो जाए, सारी चीज़ें हो जाए, उसके बाद करने की थी। लेकिन चले, आपने एक बात कर ली है तो फिर मैं भी आपको एक बात कर देता हूँ ना। पाकिस्तान के 45% जंगल इस वक्त जो है ना खैबर पख्तूनख्वा में है, और जहाँ पे ये जो मौसम की तब्दीलियाँ जो आ रही हैं वो खैबर पख्तूनख्वा की वजह से नहीं आ रही, ये बाकी आपके जो शहर है माशाल्लाह जो कंक्रीट के बन चुके हुए या मिट्टी का ढेर है उसकी वजह से। पूरे पाकिस्तान का जितना भी जिसे कहते हैं कि जंगल है, उसका 45% आज भी खैबर पख्तूनख्वा में। नंबर 2, 27% जो खैबर पख्तूनख्वा की ज़मीन है उस पर जंगल लगा हुआ है, 27%, यानी कि हर 100 मीटर में 27 मीटर जो है जंगल लगा हुआ है, वो खैबर पख्तूनख्वा में है। बिलियन ट्री भी यहीं पे लगा है, और 10 बिलियन ट्री प्लस का भी जो है बिलियन ट्री प्लस का मंसूबा भी यहीं पे हो रहा है, बाकी पूरे पाकिस्तान में कहीं पे नहीं हो रहा। तो ये ज़रूरत है, हम तो कर रहे हैं ये काम खैबर पख्तूनख्वा वालों की। अभी भी इस वक्त सबसे बड़ी डेवलपमेंट स्कीम क्लाइमेट की है, और जो है पाकिस्तान का जो पूरा कार्बन सिंक है वो भी खैबर पख्तूनख्वा ही है। तो ये जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं
ये मशवरा बाकी पाकिस्तान को भी दिलवा दें तो बेहतर है, जहाँ पे हाउसिंग सोसाइटीज, और मुझे आप बता दें, आप कराची से भी बेस्ड थी, कहाँ पे जो है मास्टर प्लान के तहत जो है काम हुआ है? यहाँ पे तो चाइना का टेंडर इस्तेमाल नहीं है। मुज़म्मिल असलम साहब, बिल्कुल ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है, हम समझते हैं कि आप नहीं ऑफेंड नहीं हो रहा, मैं एक बात कर रहा हूँ मैं आपको। हाँ। तो ये टाइम होता है हर चीज का, और साथ ही जो है मतलब वो बड़े बड़े हमें मशवरे देने आ जाते हैं लोग। तो बहरहाल ये जो है दरख्तों की आप जो बेदरेक की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा दरख्त यहाँ पे लगे हुए और लगा भी हम ही रहे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बट अगेन अगर आप समझते हैं कि किसी चीज़ कोई दीगर सूबे अवाम की मैं बात कर रही हूँ, मैं सरकारी सतह पर बात नहीं कर रही हूँ, कि फौरी तौर पर किस तरह से अपने बहन भाइयों की अपनों की इमदाद की जा सकती है, फौरी तौर पर अगर उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, जो करीबी इस्लामाबाद हो गया, पंजाब हो गया, आम आवाम जो मदद करना चाह रही है अपने बहन भाइयों की, किस तरह से कर सकती है? देखिए पहली बात तो ये कि कोई खुद ना जाए वहाँ पे अपनी गाड़ियाँ, ट्रक और ये लेकर। PDMA एक इदारा है, प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उनसे रब्ता कर लें और उनको जो है दवाई और अगर कुछ देना चाहते हैं तो वहाँ पे दे दें। ये जो एक तरीक़ाकार जो है बना लिया जाता है, जगह जगह कैंप्स लगा के फंड रेजिंग शुरू हो जाती है। मेरा अपना ख्याल है कि वो एंड तक बेनिफिशियरी तक पहुँचती नहीं है और वो नुकसान भी हो जाता है, ज़ाया भी हो जाता है। अभी एक आध 2 दिन में अगर कोई हेल्पलाइन बनानी होगी तो बना लेंगे, देख लेंगे। अभी हमारी तवज्जो ये है कि अभी हमें फौरी तौर पे जो है जो नुकसान हो गया है, जो कीमती जानें ज़ाया हो गई हैं और जो बचा सकते हैं, अभी हमारा फोकस उसमें है। और इस फेज के लिए हमने अपने आप को टॉप अप किया, हमारे पास वसाइल अल्हम्दुलिल्लाह थे। बाकी जो खुशी से करना चाहे ज़रूर करे, और लेकिन PDMA के थ्रू करे, इदारे के थ्रू करे, बजाय ये कि हर कोई इंफरादी वहाँ पे शुरू कर देता। ये बात आपने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट की है लोगों के अवेयरनेस के लिए भी, क्योंकि हम व्हाट्सएप पे भी देख रहे होते हैं बहुत सारी NGOs और बहुत सारी चीज़ें, लोग इतने पैसे दे दें, इतना फला दे दें, इतना फला दे दें, तो मेरा ख्याल है इतना स्कैटर्ड होने की ज़रूरत नहीं है। और मैं भी अभी तो हो गया प्रोग्राम, लेकिन कल हम इसको करेंगे कि जी जो PDMA है उसके जो कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं आप गूगल किए जा सकते हैं, हर चीज़ टेलीफोन लाइन पे आपके इंटरनेट पे मौजूद होती है। तो डायरेक्टली सही कह रहे हैं मुज़म्मिल असलम साहब कि डायरेक्टली PDMA को दें। अच्छा, एक आखिरी सवाल मुज़म्मिल असलम साहब, क्योंकि अब जो इस वक्त इमदादी सरगर्मियाँ वहाँ पर रेस्क्यू वर्क जो हो रहा है, गवर्नमेंट तो ज़ाहिर कर ही रही है, PDMA कर रही है, उसके अलावा मेरा ख्याल है NDMA को भी शायद उन्होंने कहा है कि उनके साथ फैसिलिटेट करें, और रेस्क्यू 1122 वहाँ पे इन्वॉल्व है। उसके अलावा कौन कौन सी तंजीमें हैं और कितनी देर में आप समझते हैं कि जो पहला जो स्टेज है या पहला जो टियर है वो कंप्लीट हो जाएगी? देखिए अभी तो फिलहाल ये कहते हैं ना कि पहला स्टेज कब कंप्लीट होगा। अच्छी चीज़ ये है कि जो हमारा रिलीफ डिपार्टमेंट है PDMA जिसका नाम है, दूसरा आपने खुद जिक्र कर दिया 1122 है, फिर इसके अलावा जो है CNW जो सड़कों की फौरी बहाली, ब्रिजेस वगैरह उस पर काम कर रहा है। हेल्थ का डिपार्टमेंट बहुत फाल है और आपको पता है KP का हेल्थ सिस्टम का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। KP की रेस्क्यू 1122 जो है पूरे सूबे में है, अनलाइक रेस्ट ऑफ द कंट्री। जहाँ मैं जिस सूबे से सिंध में होता हूँ, यहाँ पे तो शहर में है अल्हम्दुलिल्लाह, KP की 1122 पूरे सूबे में है, तो वो भी काफ़ी फाल है। और इसके अलावा जो हमारे जितना जो डिप्टी कमिश्नर और ये सिस्टम है, TMAs हैं, ये भी इस वक्त इन्वॉल्व है। अच्छी चीज़ ये है कि हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब थे उन्होंने सारों को मोबिलाइज किया और जो है पूरी सूबाई मशीनरी इस वक्त, और प्लस हमारी जो पार्टी के कारकुनान और PTI के लोग वो भी इसको काफ़ी बेहतर देखते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल असलम साहब आपके टाइम का, ख़ासतौर पे इस मौके पर आपने निकाला और बहुत दुरुस्त उन्होंने बात की है। एक तो इम्पॉर्टेंट ये चीज़ कि हम जी काम कर रहे हैं और सूबा खैबर पख्तूनख्वा जो है वो अपने तई खुद ये कर सकता है, अभी फ़िलहाल उसको ऐसी किसी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात वो ये कि PDMA के थ्रू अगर किसी को डोनेशन देना है, कोई हेल्प आउट करना है तो उनके थ्रू रीच आउट करें। तीसरी आखिरी बात जो मुझे अपनी तरफ से करनी है, टूरिज़्म बहुत अच्छा है, करना चाहिए, लेकिन दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। तो खुदा के लिए अवॉइड करें। बहुत सारे अभी भी सोशल मीडिया पे जी आ जाएं, कुछ नहीं होता, फला नहीं होता, कुछ होता है और कुछ होते हुए आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए एहतियात करें, ज़िंदगी पड़ी है, सारा कुछ होता रहेगा। ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक से वापस आते हैं। हमारे साथ अली तौक़ीद शेख साहब मौजूद हैं जो कि क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, उनसे ज़रा गुफ्तगू करेंगे।
जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। क्लाइमेट चेंज जिसको हम कहते हैं मौसमियाती तब्दीली और जिसका पेशखेमा या उसके जो असरात हैं वो हम देख रहे हैं। जो इस सूबे खैबर पख्तूनख्वा में एक कुदरती आफत आई है, एक तबाही का वो सूबा शिकार हुआ है, जिसमें हम अभी पहले सेगमेंट में भी जिक्र कर चुके हैं कि कितनी बड़ी तादाद 300 से तजावुज़ कर गई है। जो अमवात हैं, पता नहीं कितने लोग अभी तक लापता हैं, कितनों के घर तबाह बर्बाद हो गए। बात यह है कि मौसमियाती तब्दीली की जब हम बात करते हैं तो उससे पाकिस्तान को अरबों डॉलर का नुकसान भी होने का इंकशाफ हुआ है। मैं यहाँ से थोड़ा सा आपको बताती चलूँ कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जानिब से एक तीसरी PCC रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें बड़े आई ओपनिंग कुछ चीज़ें फैक्ट्स हैं जो मैं आपके सामने रखती हूँ। उसमें बताया गया है कि पाकिस्तान आलमी सतह पर ग्रीन हाउस गैसों के अखराज में 0.9% से भी कम हिस्सा डालता है, लेकिन उसके बावजूद 2025 के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में पहले नंबर पर, यानी उससे जो इफ़ेक्ट हो रहा है वो सबसे नंबर 1 पे वो मुल्क है। फिर सिर्फ 2022 की अगर मैं बात करूं तो माहौलियाती तब्दीली की वजह से आफात में 30 अरब डॉलर से ज़ायद का नुकसान हुआ है और नुकसान के बायस बहाली के लिए 16.3 अरब डॉलर की रकम दरकार है। फ़िज़ाई आलूदगी से सालाना 1,28,000 से ज़ायद क़ब्ल वक्त अमवात का सबब बने हैं और मौसमियाती तब्दीली की वजह से ज़राअत की पैदावारी सलाहियत में 10 से 20% की कमी वाक़ हुई है। मौसमियाती जो ख़तरात का मौसर मुकाबले के लिए पाकिस्तान को सालाना 40 से 50 अरब डॉलर की ज़रूरत है। मेरे साथ इस वक्त अली तौक़ीर शेख साहब मौजूद हैं, जो कि क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट हैं, एनालिस्ट हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो अभी तक शायद लोगों को पता ही नहीं है। जब हमने कल वाली जो तबाही देखी खैबर पख्तूनख्वा में, और ये जहन तस्लीम नहीं कर रहा था कि एकदम से इतनी बारिश, एकदम से इतना सैलाब, फिर यही पता चला कि जी क्लाउड बस्ट। अब ये भी एक नया फिनोमेना है क्लाउड बस्ट। 2 सालों से 3 सालों से कहीं कहीं सुना गया, लेकिन अभी जो हुआ एक पूरी जो एक एपिसोड, सेम पैटर्न हर जगह पे, बुनेर हो गया, बाजोड़ हो गया, स्वात हो गया, मानसेरा हो गया, लोअर यू नेम इट, क्लाउड बस्ट। व्हाट एग्जैक्टली दिस फिनोमेना इज सर? देखिए, क्लाउड बस्ट हो या टोरेंशियल रेन्स हो या ग्लॉफ हो या फ्लैश फ्लड्स हो, ये या रिवर बेस्ड फ्लड्स हो जिनका हमें ज़्यादा मालूम है, तो ये 4-5 फ्लड्स की मुख्तलिफ किस्म की कैटेगरीज हैं और हर किसी का बेसिस मुख्तलिफ है, मगर रिजल्ट एक है। और उसकी वजह जो है वो 2 फोल्ड है। एक जो क्लाइमेट चेंज है, एक ये साइंस का इशू है कि ग्लोबल टेम्परेचर कितना बढ़ा, मौसमियाती तब्दीली क्या हुई, और उसके साथ किस किस्म के फिनोमेना की चेंजेस होंगी जो इस किस्म के फ्लड्स को कॉज करती है। एक ये है। दूसरा क्लाइमेट चेंज एक डेवलपमेंट इशू है कि आपने कितनी तैयारी की है कि जो चेंजेस हो रही हैं उनके साथ आप एडजस्ट कर सकें। अगर मैं आपको रूल ऑफ थंब की बात करूं, एक असूल की, ये बहुत बड़ा इसका स्केल है, हर चीज़ का शायद हमारे पास इलाज ना हो, मगर एक चीज़ जो बुनियादी तौर पे समझनी है कि बारिश कभी बहुत ज़्यादा नहीं होती। बारिश की प्रिपेयर्डनेस जो है वो बताती है कि ये पानी ज़्यादा है, हमारे पास इतनी उसको एस्केप करने की या उसको डिस्चार्ज करने की कैपेसिटी नहीं है। बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे आपने क्लाउड बस्ट का जिक्र किया, एक ये समझिए कि बैलून है पानी का भरा हुआ क्लाउड की सूरत में, उसमें किसी ने नीडल फेंक की तो पूरा का पूरा एक जगह पे आके छोटी सी जगह पे गिर गया। वो पानी बहुत ज़्यादा होता है और उसका आपके पास कोई इलाज नहीं होता। जो आपके पास डेवस्टेशन हुई है वो मोस्टली उस वजह से नहीं है कि लोग गलत बात कर रहे हैं, सूडो साइंस की बात कर रहे हैं। वो पानी ने जो लोकल नुकसान किया होगा वो किया, उसके बाद वो बहता हुआ नीचे आए। जब वो नीचे आया तो उसके साथ बाकी 4 कैटेगरी का पानी भी मिला, तो आपके जो रिवर की बॉडीज थी, जो दरिया थे, वो इतने ज़्यादा भर गए कि उसके इर्द गिर्द जो आबादियाँ थी उनको भी तबाही हुई। तो आपने ये देखा कि पानी तो ज़्यादा था ही, मगर पानी की तबाही को हमने खुद कहा था कि आप बैल मुझे मार। हमने उसके रास्ते में अपने घर बनाए, होटल बनाए, और इतनी ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन की कि जब ज़्यादा बारिश होती है तो वो लकड़ी बह के, ना सिर्फ लकड़ी बह के जो आई, जो टॉप सॉइल होती है जो एग्रीकल्चर के लिए फर्टिलिटी देती है वो भी बह के आई। तो एक हिसाब से आपकी फर्टिलिटी भी कंप्रोमाइज़ होती है। जो आपके सुनने वालों को जिस चीज़ का पता होना चाहिए कि जी ये जो बोगस किस्म के 1-2 टर्म्स को लेकर ये समझते हैं कि नुकसान उसकी वजह से हो रहे हैं, वो मे भी 5 या 10% सही होंगे,
जो 80% वजूहात हैं वो डिफरेंट है और हमें उसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। वो है कि हमारी जो डेवलपमेंट है वो कितनी क्लाइमेट स्मार्ट है। क्या हम डिफॉरेस्टेशन की इजाज़त दे रहे हैं? क्या उधर हम जो लैंड माफियाज हैं उनको इजाज़त दे रहे हैं? क्या हम दरिया के रास्तों में लोगों को घर बनाने की इजाज़त दे रहे हैं? क्या हमने उसके लिए कोई कवानीन बनाया कि नहीं बनाए? क्या उसके लिए लोकल गवर्नेंस को हमने स्ट्रॉन्ग किया कि नहीं किया? की इश्यूज ये हैं कि हमारा जो डेवलपमेंट पैटर्न है वो ऐसी चीज़ों को कोप कर सकता है कि नहीं कर सकता। अगर नहीं कर सकता तो ये आखिरी दफा नहीं है, इस किस्म की चीजें किसी साल भी हो सकती हैं। अच्छा सर, क्लाइमेट चेंज ये जो आपकी एक्सपर्टीज हैं, ये जो आपकी एक्सपर्टीज हैं जो आप हमें बता रहे हैं, हमारे व्यूअर्स को ये बात समझ में आए। क्या गवर्नमेंट पे, हमारे पास तो क्लाइमेट चेंज की एक बाकायदा तौर पे मिनिस्ट्री है, हम देखते हैं मुल्क के बाहर वो जा के सेमिनार्स बड़े बड़े अटेंड कर रहे होते हैं, वापस आ रहे होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड गवर्नमेंट सीरियस है क्लाइमेट चेंज को लेकर के उसके लिए कोई कॉन्क्रीट काम स्टेप्स लिए जाएं? देखिए, जो आपका सवाल है वो इसको और तरह से भी फ्रेम किया जा सकता है कि वो कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं कि उन्होंने उसके लिए तैयारी की कि नहीं की। लेट मी बिगिन विद प्रोविंशियल असेंबली, जहाँ पे ये होता है। हाँ, वो किसी भी प्रोविंस में उसकी प्रोविंशियल असेंबली ने कोई लॉ बनाया है कि दरिया के दरमियान जो है आपने घर नहीं बनाने, होटल नहीं बनाने और उसमें इंक्रोचमेंट नहीं करने देनी। अगर डिफॉरेस्टेशन हो रही है, अगर वहाँ पे माफिया है, टिम्बर माफिया जिसे कहते हैं, तो उन्होंने क्या लेजिस्लेशन की या वहाँ की गवर्नमेंट ने, किसी भी प्रोविंस की हो, मैं एक को सिंगल आउट नहीं करना चाहता, उन्होंने टिम्बर माफिया को कैसे कंट्रोल करने की कोशिश की। अगर वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट नहीं है, जो कि होने चाहिए मेरे हिसाब से, तो कम से कम वहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर गवर्नमेंट की प्रेजेंस है। मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ कि जो पानी के डिस्चार्ज के रास्ते हैं उनकी वो सफाई करते हैं कि नहीं करते, उसके ऊपर को बजट खर्च करते हैं कि नहीं करते। तो ये गवर्नेंस की फेलियर है। तो उसके लिए एक मिनिस्ट्री को फेडरल एरिया में पकड़ के आप कह दें कि हर चीज के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, तो दिस इज नॉट करेक्ट। जो करेक्ट डायग्नोसिस है वो ये है कि कम से कम 1 दर्जन मिनिस्ट्रीज हैं प्रोविंशियल लेवल के ऊपर और 1 दर्जन मिनिस्ट्रीज हैं फेडरल लेवल के ऊपर, जिनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्लाइमेट चेंज को रिस्पॉन्ड करने के लिए गवर्नेंस को स्ट्रॉन्ग करें, अपने लॉज को, अपने फाइनेंसेस को स्ट्रॉन्ग करें और उसकी डिलीवरी को मजबूत करें। और प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मेंबर्स और पार्लियामेंट का काम है कि अकाउंटेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करें, ताकि बरसात आने के बाद, नुकसान होने के बाद हम चीखना शुरू करें, हमें 3 महीने पहले पता हो कि हमने क्या करना है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक तो सर मुझे मुख्तसरन ये बता दें कि क्योंकि मैं आपकी बातों से जो मैं समझी हूँ वो ये समझी हूँ कि बेसिकली क्लाउड बस्ट हो गया, हैवी रेन्स हो गई, ये इतनी नुकसानदेह, उससे इतना नुकसान नहीं होता जितना नुकसान जो है वो हमारी प्लानिंग ना होने की वजह से या एहतियाती तदाबीर जो हम लेते हैं, जिसका भी आपने जिक्र भी किया, वो ना होने की वजह से है। दूसरा मुझे ये बताएं कि ये जो अब इसकी कोई प्रेडिक्शन की जा सकती है या सिर्फ ये जो क्लाउड बस्ट है ये हैवी रेन के साथ ही अटैच्ड है कि जब हैवी रेन्स होंगी या प्री मानसून होंगी या मानसून की बारिश होंगी तब ये क्लाउड बस्ट हो सकता है, और आने वाले दिनों में इसको आप बढ़ता हुआ इस चीज़ को देख रहे हैं या कोई प्रेडिक्शन हो सकती है? देखिए, 2-3 चीज़ें जो आसान है वो तो मैं आपसे बात कर सकता हूँ, जो मुश्किल है वो इंशाल्लाह किसी और प्रोग्राम में कर लेंगे। एक तो बात बहुत क्लियर है कि जब मुल्क में हीट वेव ज़्यादा होगी तो उसके फ़ौरन बाद जो रेंज होगी वो ज़्यादा सीवियर होंगी। एक तो ये बात पक्की है, हीट वेव के ज़माने में हमें तैयारी करनी चाहिए कि अब जो बारिशें आएंगी वो स्ट्रॉन्ग होंगी। दूसरी बात यह है कि जो बारिशों का पैटर्न आप देख रही हैं, फ्लड्स का जो पैटर्न देख रही हैं, वो सिर्फ रिवर बेस्ड नहीं है, वो ऐसा भी है जो रेंज की वजह से हो रहा है, और केपी में और जीबी में और कश्मीर में वो ग्लोफ्स की वजह से हो रहा है, वो फ्लैश फ्लड्स की वजह से हो रहा है, वो लैंड स्लाइड्स की वजह से हो रहा है। तो ऐसी वजूहात के ऊपर भी हमें तवज्जो दे के उनके लिए भी तैयारी करनी होगी। और दूसरी जो बात है प्रेडिक्शन की, यस, हाई लेवल की साइंस के साथ उसकी प्रेडिक्शन हो सकती है। पाकिस्तान के पास कैपेसिटी है कि अच्छी प्रेडिक्शन कर सकता है, मगर मेरे हिसाब से हमारे पास कम्युनिकेशन करने की स्ट्रेटजीज या पॉलिसीज नहीं है। हमें नहीं पता कि लोगों को किस तरह से कम्युनिकेट करें। मैं आपको गरीब मुल्कों की एग्जांपल देता हूँ जहाँ पे हुकूमतों ने SMS बेस्ड अलर्ट सिस्टम बनाए हुए हैं। मैं आपको बांग्लादेश की एग्जांपल देता हूँ जहाँ फ्लड या साइक्लोन आना होता है तो कम्युनिटी के लोगों को ट्रेन किया हुआ कि आपने खंभों के साथ डंडे मार के लोगों को इन्फॉर्म करना है, कैसे करना है। हमारे यहाँ में भी किसी ज़माने में सिविल डिफेंस ऐसे होता था कि मस्जिदों से ऐलान होते थे। तो हमारा जो पूरा गवर्नेंस का सिस्टम है वो गियर्ड होना चाहिए कि इस किस्म की इमरजेंसीज को कैसे लोकल लेवल की कम्युनिकेशन के साथ स्ट्रॉन्ग किया जाए। और ये हो सकता है
ये हो सकता है, ये इम्पॉसिबल काम नहीं है, हम लोग कर बिल्कुल सकते ठीक हैं। है, बिल्कुल ठीक है। सर मैं आखिर में सिर्फ आपसे जानना चाहूँगी कि कल जो हमने एक देखी और सेम पैटर्न वही जो हमें बताया गया कि जी क्लाउड बस्ट का, उसके अलावा जीबी का भी जो इस दफ़ा इंतहाई हमने फ्लडिंग देखी एक्सट्रीम किस्म की, कि ऑल ऑफ अ सडन पानी जो है वो 20-20, 25-25 फुट ऊपर आ गया। लाइकवाइज कश्मीर, उसमें भी यही वाली सूरत हाल थी। तो इस दफ़ा ये जो इतना इंटेंस वेदर था, इसकी क्या वजह थी? कोई अगर शॉर्ट आप सर बता दें लास्ट में। देखिए, जो क्लाउड बस्ट है उसके साथ लोकल लेवल पर नुकसान हुआ होगा, 10, 20, 50 घरों को नुकसान हुआ होगा, वहाँ के लाइफ स्टॉक को नुकसान होगा, मगर उसका पानी बह के जब नीचे दरिया में आया होगा तो उसका लेवल बहुत हाई हुआ होगा, और उसमें पीछे से भी पानी और आ रहा होगा जहाँ पे टोरेंशियल या हैवी रेन हुई होंगी, तो वहाँ पे भी नुकसान ना हो अगर लोगों ने वहाँ पे घर ना बनाए हो। तो मेरे ख्याल में क्लाइमेट चेंज को ब्लेम करने के बजाय हमें अपनी गवर्नेंस को दोबारा देखने की जरूरत है हमें। अच्छा, जीबी और कश्मीर में भी यही सूरत हाल हुई है? जी जी, ओके फाइन, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। हमारे साथ अली तौक़ी शेख साहब मौजूद है, क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट हैं, वो हमें बता रहे थे। और कल से हम पीट रहे जी क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है वो अपनी जगह है। उन्होंने कहा जो नुकसान होता है वो सबसे ज़्यादा ये है कि आपकी कोई प्लानिंग नहीं होती, आपकी कोई तैयारी नहीं होती। हम अपने दरख्तों को काट रहे हैं, हमने इंक्रोचमेंट है जो दरियाओं के रास्ते में अपने बड़े बड़े होटल्स और बड़े बड़े घर तामीर किए हुए हैं, यहाँ पे कोई प्लानिंग नहीं है। ये एक बड़ी वजह है नुकसान की। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। जनरल जाहिद हमारे साथ मौजूद होंगे और उनसे ज़रा हम बात करेंगे, जाहिद महमूद साहब से, DGI SPR की भी एक अहम टॉक, और उसके साथ साथ फील्ड मार्शल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने जो ब्रसल्स में खिताब किया है उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। ब्रेक लेते हैं, स्टे विद अस। जिन्हें प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। और इस वक्त अगर खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए, वैसे तो बलूचिस्तान में जो दहशत गर्दी है वो भी हमारे और आपके सामने है, उससे मुकम्मल तौर पर निमटा भी जा रहा है आइनी हाथों से। लेकिन अगर मैं खैबर पख्तूनख्वा की बात करूँ तो एक तरफ तो ये जो कुदरती आफत से का उनको सामना है, एक बहुत बड़ा चैलेंज, और दूसरा बड़ा चैलेंज जो है वो दहशत गर्दी है। बाजोड़ के हालात से, और बाजोड़ में जो ऑनगोइंग एक ऑपरेशन टारगेटेड वो भी चल रहा था, उसके साथ साथ ये मामलात जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की जो अपनी हुकूमत है, सूबाई हुकूमत है, वो कितना ताउन कर रही है। मैं कहीं पे सुन रही थी राना सनाउल्लाह साहब का कि वो करें ना करें डजंट मेक एनी डिफरेंस, क्योंकि जो ऑपरेशन कर रहे हैं वो तो हमारी फोर्सेस कर रही हैं। लेकिन दूसरी तरह DGI SPR ने भी कहा है कि वहाँ की जो आवाम है उसको सपोर्ट करना बड़ा ज़रूरी होता है। लेकिन इससे पहले मैं ज़रा बात करूँगी, और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मेजर रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, उनसे ज़रा गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सर, different aspects of terrorism we are facing and as a challenge these days, particularly अगर हम बात करें KP की, तो जो ब्रसल्स में हमारे फील्ड मार्शल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब मौजूद थे, जब उन्होंने खिताब किया तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट बात उन्होंने की। उन्होंने अफ़गानिस्तान के हवाले से कहा, बल्कि अगर कहा जाए कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत को भी उन्होंने हकाम को वार्निंग दी, और उन्होंने कहा कि तालिबान को पाकिस्तान में धकेलने की पॉलिसी बंद की जाए, वरना एक एक पाकिस्तानी के खून का बदला लेना हम पर वाजिब है। हमने साल साल अफगानों पर मेहरबानियाँ की, एहसानात की, और उसका बदला उतारने के बजाय हमारे ख़िलाफ़ भारत से मिलकर साजिश की जा रही है। सर, हमने पिछले दिनों देखा था मोहसिन नकवी साहब भी भारत गए थे, इसाक डार साहब भी शायद उससे पहले गए हुए थे, अफ़गानिस्तान के साथ जो टाइज़ हैं, हमने बड़ी कोशिशें करी हैं कि ये चीज़ें ना हो, लेकिन वहाँ से जो इन्फ्लुएंस है तालिबान का, क्या वो अभी भी जारी है? और क्या ये वही तहरीक तालिबान पाकिस्तान है जो जब ये ऑपरेशन हुआ था तो उनको वहाँ पर भेज दिया गया था, या वो चले गए थे, फरार हो गए थे? जी देखिए नादिया, समझने की ज़रूरत है कि अनफॉर्चुनेटली अफ़गानिस्तान और काबुल के अंदर इस वक्त भी जो इंटरम सेटअप है वो कोई इतना एफिशिएंट इंटरम सेटअप नहीं है। उनकी जो रेट है अफगानिस्तान पूरे के ऊपर वो कोई काबिल तारीफ नहीं है जी, और ना ही वो कोई इफेक्टिव हो रहे हैं, ना कोई एफिकेसी दिखा रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली अ मेजर पोर्शन ऑफ देयर इंटरम सेटअप जो है वो वॉर, ये टेरर रिलेटेड जो इकॉनमी उसी के साथ अपने आप को रिलेट कर रहा है, और अनफॉर्चुनेटली एक प्रॉक्सी
क्लाइंट के तौर पर प्रॉक्सी स्टेट, लेट देयर बी नो डाउट कि इंडिया एक प्रॉक्सी स्टेट स्पॉन्सर के तौर पर अफगानिस्तान की सरजमीन को हाइब्रिड वॉरफेयर जो पाकिस्तान के खिलाफ उसकी एप्लीकेशन हुई उसका हिस्सा बनाया हुआ है जी। और हाइब्रिड वॉर वो वहां से इसलिए कर रहा है कि वो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ हाइब्रिड वॉर है जी वो प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी में है। जब अफगानिस्तान की सॉइल को वो यूज करता है तो प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी होती है। अफगानिस्तान को देखिए, सबसे पहले तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अफगानिस्तान के लिए काबुल को गवर्न करे, न कि वो इंडिया के लिए या किसी ऐसे मुल्क के लिए गवर्न करे जो यहाँ से प्रॉक्सीज को इस्तेमाल करेंगे ट्रांसनेशनल। अमेरिका का भी एक कंसर्न है, चाइना का भी एक कंसर्न है और ये रशिया का कंसर्न है और होना भी चाहिए, क्योंकि तीनों बिग पावर्स किया है क्या है कि उनका इंटरेस्ट है जी इसकी स्टेबिलिटी में, अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी में। उसको अचीव करने के लिए वो ये कोशिश करते रहते। तो पाकिस्तान ने अभी देखिए, बगैर पाकिस्तान के काबुल की स्टेबिलिटी तो दूर की बात, काबुल के अंदर कोई एक्टिविटी नहीं हो सकती। और ऑफ कोर्स लेट देयर बी नो डाउट, हम भी इसे कन्फेस करते हैं कि अफगानिस्तान की इंस्टेबिलिटी सबसे ज्यादा अगर किसी दुनिया के मुल्क को इम्पैक्ट करती है तो वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान हैज सफर्ड द मोस्ट, पाकिस्तान हैज सैक्रिफाइस्ड द मोस्ट। तो ये वो मैसेज है जो फील्ड मार्शल अफगान हुकूमत को देना चाहते हैं। अच्छा जनरल साहब एक सेकंड, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, मैं खुद भी समझना चाहती हूँ और मैं अपने देखने वालों को भी समझाना चाहती हूँ कि व्हाट एग्जैक्टली द प्रॉब्लम इज़ विद अफगानिस्तान। अफगानिस्तान हमने जो जंग थी 80 की दिहाई की, हमने कितनी बड़ी तादाद में अफगान महाजरीन को यहाँ पे जगह दी। उसका नतीजा क्या हुआ? हमारे मुल्क का लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हुआ, बड़े मसले मसाइल हुए, क्लैश एंड कॉफ कल्चर हमारे पास आया, बड़ा मतलब हीरोइन कल्चर हमारे पास आया, यू जस्ट नेम इट। अभी तक वो यहाँ पर है, उनकी नस्लें बड़ी होगी। फिर जब फॉल ऑफ काबुल वाला मामला था, हमने भरपूर तरीके से उनको हेल्प आउट किया और हमारी मदद के और सपोर्ट के बगैर शायद वो ये जंग भी ना जीतते और जो उनकी हुकूमतें वापस आई। तो हमारे पाकिस्तान के साथ उनका प्रॉब्लम क्या है? मुस्लिम कंट्री है, पड़ोसी मुल्क है। नादिया देखें, ये जो उम्मा मुसलमान मुल्क होना, अफगानिस्तान के इश्यूज, ये हम इमोशनल पाकिस्तानियों के प्रॉब्लम्स हैं, ये दुनिया में और किसी का प्रॉब्लम नहीं है। अनफॉर्चुनेट, मैं कोई इतना इसको अप्रिशिएट नहीं कर रहा अपने इस कमेंट को, बट दिस इज रियलिटी, दिस इज व्हाट रियल पॉलिटिक्स। अफगानिस्तान की सरजमीन से सिवाय 3-4 सालों के हमें कभी खैर की खबर नहीं आई। एंड पहले रशियन वहाँ पे इन्फ्लुएंस था, फिर अमेरिकन इन्फ्लुएंस भी आया, अब इंडियन इन्फ्लुएंस थ्रू आउट देयर आई मीन हमारी जो हिस्ट्री है उसमें हमारे कोई इतने इनकरेजिंग माहौल नहीं रहा। 3-4 साल ऐसे थे कि पाकिस्तान एंजॉयड गुड रिलेशनशिप। अदरवाइज पाकिस्तान का हमेशा, पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो स्ट्रेटेजिक कॉन्टेक्स्ट है वो इस्टेब्लिश रहा है सिक्योरिटी डोमेन में, द वॉर इन अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान शुरू से एक बफर स्टेट रहा है जी। पहले एंग्लो रशियन जब एप्लीकेशन थी उसके बीच में भी एक बफर जोन के तौर पर इसको रखा गया कि ताकि जो इंग्लैंड के या इन लोगों के जो यूरोप के जो इंटरेस्ट थे और उन रशिया के खिलाफ वो एक बफर के तौर पे इस्तेमाल किया, इसको डेवलप ही नहीं होने दिया गया। दूसरी वजह ये है वहां पे कि दिस इंटरम सेटअप इज नॉट पॉपुलर, किसी डेमोक्रेटिक प्रोसेस का बाय प्रोडक्ट नहीं है। दिस इंटरम सेटअप इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द वॉर। और अनफॉर्चुनेटली इनका मजाज ऐसा है, अगर आपको याद होगा जब रशियन इन्वेजन के बाद, आई मीन उनके वापस जाने के बाद भी वहां पर जो इनकी बातचीत हुई थी मुजाहिदीन की, तो ये खाना काबा में बैठ के इन्होंने एक दूसरे के साथ मुआहदे किए थे। बट वंस दे वेंट बैक तो आपने देखा कि वो किस तरीके से उन्होंने वो मुआहदे तोड़ दिए। तो इट इज अनफॉर्चुनेटली दिस इज देयर कल्चर। वो वॉर इकोनॉमी के साथ रिलेट रहना चाहते हैं, टेररिज्म के साथ रिलेट रहना चाहते हैं। $7 बिलियन का मसला वहां पे पड़ा हुआ है। जब 20 साल अमेरिकन एप्लीकेशन थी तो तकरीबन 27,000 यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर्स थे। तो वो क्या था, डॉलर्स आ रहे थे, डॉलर्स जा रहे थे, डॉलर्स की इकोनॉमी के साथ इनकी वो अटैच हो गए हुए हैं। तो ये इस्लाम उम्मा सेंसिटिव चीजें हैं, मैं इस पे कमेंट्री नहीं करना चाहता, बट अनफॉर्चुनेटली दिस इज रियल पॉलिटिक्स। मतलब सिंपल ये कि हम इसको शायद बड़ा सेंसिटिवली इसको अप्रोच करते हैं या उसको हम देखते हैं, फील करते हैं। दूसरी तरफ शायद प्रैक्टिकली वो समझते हैं कि इसकी जरूरत नहीं है। बट चलें, मैं आगे बढ़ती हूँ। मैं ज़रा DGI इस्पियार ने भी एक जगह एक गुफ्तगू की है, उनका एक छोटा सा क्लिप है, वो भी ज़रा सुनिएगा, मैं इस पे वापस आती हूँ। ये वाला जो मामला है ना, यहाँ पर एक तो ये कि जो ऑपरेशन हमारे यहाँ ऑन गोइंग हो रहे हैं, खासतौर पे अगर हम बाजोड़ को लेकर देख लें, अभी तो ज़ाहिर है एक बड़ी तबाही का वो शिकार हुआ है। लेकिन सर मुझे बताएगा कि इस किस्म के ऑपरेशन है, कोलेटरल डैमेज होते हैं, अगर आप ताबुन नहीं करेंगे तो फिर आप उसके लिए तैयार रहें। लेकिन दूसरी तरफ KP गवर्नमेंट ने जो हाथ खड़े किए हुए हैं, तो ये किस तरह से मुमकिन होगा कि KP गवर्नमेंट हाथ खड़े कर रही है कि जी हम ऑपरेशन के ख़िलाफ़ हैं,
दूसरी तरफ दहशतगर्दी का जो मुस्तकिल परवान चढ़े चली जा रही है। अभी मैं तो कुछ विजुअल्स देख रही हूँ जो सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, मैं उसकी ऑथेंटिसिटी कंफर्म इसलिए नहीं कर सकी तो मैं कुछ चला भी नहीं सकती कि कहाँ कहाँ उनकी प्रेजेंस है या वो कहाँ कहाँ डेलिबरेटली अपनी प्रेजेंस शो कर रहे हैं। तो क्या हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें? देखिए, कोई भी स्टेट इतनी कमजोर नहीं होती नादिया कि वो अपनी रिट को चैलेंज करने दे। जी, इसके अंदर तो जो भी हर्डल आएगी, चाहे वो पॉलिटिकल डोमेन में हो, सोशल डोमेन में हो, रिलीजियस डोमेन में हो, सेक्रेटेरियन डोमेन में हो, पाकिस्तान हैज डिसाइडेड टू बिकम अ हार्ड स्टेट। हार्ड स्टेट का मतलब ये है कि यहाँ पे रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे जो भी एप्लीकेशन होगी या जिसने रहना है वो रहेगा। वरना पाकिस्तान की इस वक्त की जो एस्टेब्लिशमेंट है, दे आर एक्सट्रीमली क्लियर कि हमने क्या करना है। अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल पोलराइजेशन इतनी है कि ये जो पॉलिटिकल हमारा ओनरशिप ऑफ द वॉर है ना जी, वो डिस्टर्ब हो गया। नादिया देखें, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वॉर इज अ पॉलिटिकल प्रोसेस, पॉलिटिकल एक्टिविटी की इट इज एक्सटेंशन ऑफ परस्यूइंग योर पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स थ्रू अदर मींस, लेट देयर बी नो डाउट। तो लोगों को, किसी को शक नहीं होना चाहिए कि पॉलिटिकल लीडरशिप ने ये वॉर करनी है। अनफॉर्चुनेटली जैसे मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पोलराइजेशन की वजह से, डोमेस्टिक ऑडियंस की वजह से, कल्ट फॉलोइंग की वजह से, देयर आर मेनी थिंग्स। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता, ये तो केपीके की हुकूमत है, कोई भी हुकूमत फॉर दैट मैटर जो पाकिस्तान की रिट को चैलेंज करती है, एक्चुअली दे आर नॉट हेल्पिंग पाकिस्तान। मुझे ये बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में जब धमाके होते हैं, दारुल उलूम हकानिया में धमाका होता है, पुलिस लाइन में धमाका होता है, कोहाट सिटी में धमाका हो रहा है, बन्नू में धमाके हो रहे हैं, जब लोग मारे जाते हैं स्लॉटर, तो वो आपसे पूछते हैं कि तुम पठान हो या कौन हो या पख्तून हो या क्या कोलेट। जो लोग एबेटर्स हैं, देखिए ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ किसी पार्टी से हो, किसी लोग हो, तो कोई दुश्मन आपसे पूछता है कि जी आप कौन है। या जब सिपाही पाकिस्तान का, एफसी का जवान, सिपाही हमारा, पुलिस का नौजवान, हमारा आर्मी का यंग ऑफिसर नौजवान, वो जब वादरे वतन की हिफाजत करते हैं तो वो क्या कहता है कि ये गोली मैं पंजाब के लिए खाऊंगा, सिंध के लिए तो खाऊंगा, लेकिन केपीके और बलूचिस्तान के लिए नहीं खाऊंगा। इट डजंट हैपन लाइक। अभी हमारा अनवार काकड़, वो मेजर काकड़ मारे गए हैं बलूचिस्तान की सरजमीन पे। एक चीज याद रखिएगा, इन लोगों का ना कोई रिलीजन है, ना कोई सेक्ट है, ना यस, कोलेटरल डैमेज, लोगों की तकालीफ, लेट देयर बी नो डाउट, यस, ये बिल्कुल होती है। जब आप आईडीपीज करेंगे, इंटरनल डिस्प्लेस्ड होंगे, तो वहां से आप जाएंगे, तकलीफ होती है। लेकिन फिर इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? अभी अनफॉर्चुनेटली माजी की बहुत सी गलती है। नेशनल एक्शन प्लान पे अगर एक्शन हो जाता, बिल्कुल ठीक है, थैंक यू, तो वो हम आज इस दौर में ना पहुंचते ना। तो आई थिंक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आगे बढ़ सकते हैं, वरना तो ये चीजें तो जारी रहेंगी जी। इनके सपोर्टर्स, अबेटर्स, एवरीवन विल बी टेकन डाउन। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच जनरल साहब, आपकी बात का, टाइम का आपके बहुत शुक्रिया। बात इसमें नहीं है कि जो ग्राउंड रियलिटी है वो शायद जो बाहर बैठे हुए हैं वो ज़्यादा जानते हो, बजाय इसके कि जो इमरान खान जेल के अंदर बैठे हुए हैं तो वो ये समझ रहे हैं या उन तक ग्राउंड रियलिटी पहुंचाई नहीं जा रही। लेकिन दूसरी तरफ जो पीटीआई है उनका मौक़िफ़ भी इसलिए वजन रखता है क्योंकि कहते हैं कि सियासी लोगों को जब आप मुलाकात करने देंगे तो फिर हम उनको ग्राउंड रियलिटी बता के सियासी जो इस सेंसिटिविटी है उसको आगाह करके फिर उनसे कन्विंस करके बहुत सारे डिसीजन उनसे ले सकते हैं। तो यहाँ पर इंतज़ार है थोड़ा सा पॉलिटिकल मैच्योरिटी का, ताकि चीज़ें जो हैं वो अच्छे तरीके से स्मूथली आगे बढ़ें। नादिम मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।